नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या और लगातार बढ़ती घटनाओं पर कार्रवाई न करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने आवारा कुत्तों की बढ़ती घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़ बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया। अदालत ने एबीसी नियमों के पालन पर कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल न करने को गंभीर लापरवाही बताया है और 3 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने देश भर में आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी करने और उन्हें छोड़ने के अगस्त माह के आदेश का अनुपालन करने के संबंध में हलफनामा दाखिल नहीं किया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि अगर अधिकारी अगली सुनवाई की तारीख पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा या कठोर कदम उठाए जाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए फैसला दिया है कि रेबीज या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को छोड़कर अन्य आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनके मूल स्थान पर वापस छोड़ दिया जाएगा। इस फैसले के तहत सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगा दी गई है और इसके बजाय हर नगर निगम द्वारा निश्चित फीडिंग स्पेस बनाए जाएंगे। इस फैसले का पालन न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सख्त जरूर है। पहले भी एक आदेश आया था जिसके बाद काफी विरोध हुआ, विरोध के बाद उसमें संशोधन किया गया, लेकिन संशोधन करने के बाद जो बात की गई है या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सख्त हुआ है। जो मुख्य सचिव हैं उनको तलब किया गया है, उनसे कहा गया है हलफनामा जो मांगा गया था वो दाखिल क्यों नहीं किया गया समय सीमा में। ये सवाल बहुत जायज है कि जो आदेश दिया गया था क्या उसका पालन हुआ है, क्या प्रॉपर तरीके से नसबंदी करा दी गई है, वैक्सीनेशन हो गए हैं, ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। 5000 कुत्तों के शेल्टर होम बनाने की बात की गई थी, क्या वो हो गए हैं? इन सब की मॉनिटरिंग ये बहुत एक बड़ा टास्क होगा, क्योंकि देखिए इसमें जब लोगों का विरोध हुआ, जो पेट लवर्स हैं उनके विरोध के बाद डॉग्स को छोड़ा जरूर गया, लेकिन अभी भी जो देश भर में लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, हर दिन ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं, उसके बाद क्या किया जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी है क्योंकि पब्लिक से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसलिए उस पर एक्शन लेने की जरूरत कहीं ना कहीं थी। तो अब जो नाराजगी आई है उसके बाद क्या, सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। चलिए, तो तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उनको तलब करके रिपोर्ट मांगी गई है और यदि रिपोर्ट समय पर नहीं देते हैं तो कार्रवाई भी की जाएगी। हम सीधे अब चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से हेमंत शुक्ला। हेमंत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं डॉक्टर के.एस. तोमर। के.एस. तोमर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता है पिंकी श्रीवास्तव। पिंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हेमंत जी आपसे करूंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी आई है, पहले भी इस पर बात हुई थी, संशोधन की बात हुई, सब कुछ होने के बावजूद घटनाएं बढ़ रही हैं, हलफनामा जो मांगा गया था वो नहीं आया, उसके बाद ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो आखिरकार अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि घटनाएं तो बढ़ रही हैं, इस चीज का आइडेंटिफिकेशन कौन देगा कि प्रॉपर टीकाकरण हुआ है या नहीं, नसबंदी हुई है या नहीं, शेल्टर होम कहाँ है? लेकिन आगे अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, क्योंकि घटनाएं रुक नहीं रही, जो कहा गया था वो हुआ नहीं है, सिर्फ कागजों में हो गया होगा, मे भी शायद जो कह दिया जाता है, बट अब आगे क्या? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जिन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे को आज उठाया है। और ये अपने आप में देश भर में एक बड़ी विकट और गंभीर समस्या है, जिसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय अत्यधिक गंभीर है, सजग है और अधीर है। मैं अधीर शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूसली इस मामले के अंदर, ये सुओ मोटो रिट पिटीशन थी और कंटिन्यूसली सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर वॉच कर रहा है और बार बार जो राज्य सरकार है उनके मुख्य सचिवों से इस मामले में रिपोर्ट तलब कर रहा है। और कोई विशेष ऐसी कोई चीज नहीं मांग रही है सुप्रीम कोर्ट में जिसको सरकार को देना अनावश्यक प्रतीत होता हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आधारभूत चीजें जो है वो मुख्य सचिवों से तलब की है। और इस तरीके की रिपोर्ट के अंदर यदि देरी की जाती है तो ये साफ साफ झलकाता है कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर के सजग नहीं है, उनके अंदर वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर सजग नहीं है और कहीं ना कहीं इसके अंदर लापरवाही या केयरलेसनेस की मैं भावना को देखता हूँ राज्य सरकारों की तरफ से। देखिए, मुख्य सचिव जो होता है वो सरकार का वरिष्ठ नौकरशाह होता है और मुख्य सचिव को इस तरीके से समन भेजना और इस तरीके से नोटिस देकर कोर्ट के अंदर इन पर्सन बुलाना कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन देता है
कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और मुख्य सचिव की यदि इसमें जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी जाती है तो जो अधीनस्थ या जो कनिष्ठतम व्यक्ति है राज्य तंत्र के अंतर्गत, सरकार चाहेगी कि वो व्यक्ति सक्रिय हो जाए और समस्त राज्य तंत्र जो है वो इस मामले को लेकर सक्रिय हो जाए। मैं शुरू से बात करना चाहूंगा कि 11 अगस्त 2025 को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो रिट पिटीशन के अंदर स्वतः संज्ञान लेते हुए ये बात कही थी कि जो भी आवारा पशु है या स्ट्रीट डॉग है, उनके लिए शेल्टर होम बनाने की व्यवस्था की जाए, उनको आबादी से, ह्यूमन आबादी से दूर रखा जाए। उसके बाद में 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने मामले के अंतर्गत संशोधन किया और संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि उन आवारा पशुओं को स्टेरिलाइज्ड कर दिया जाए या कृमि मुक्त वैक्सीनेशन देकर उनको वापस उन्हीं इलाकों के अंदर छोड़ दिया जाए जिन इलाकों से उनको उठाया जाता है। सिवाय तब के जबकि पशु बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाए या पशु में पागलपन की स्थिति हो जाए जिससे मानवता को खतरा हो, तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं इमोशनल फैक्टर भी इसमें काम करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को दोनों चीजों को देखना है। सुप्रीम कोर्ट को मानवीय पक्षों को भी देखना है। बहुत से हमारे डॉग लवर्स भी हमारी सोसाइटी के अंदर, मैं उनकी भी भावनाओं का सम्मान करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट भी उनकी भावनाओं का सम्मान करता है। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं डॉग लवर्स की भावनाएं आहत होती है और एक तरफ जो है वो व्यक्तियों की मानव सोसाइटी के अंदर उनकी सुरक्षा को खतरा होता है, क्योंकि डॉग बाइट जैसी या रेबीज जैसे केसेस बहुत कुछ देखने में आया और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का सुओ मोटो संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीवीआर और एबीसी पॉलिसीज को एप्लीकेबल करने के लिए सरकार के लिए गाइडलाइन और कंप्लाइंसेस के लिए डायरेक्शन जारी की गई थी, जिसमें एक हेल्पलाइन नंबर बनाई जाए। उस हेल्पलाइन नंबर पे यदि कोई डॉग बाइट होता है या कोई आवारा पशु से कोई आहत होता है तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से सहायता पहुंचाई जानी चाहिए। इसके अलावा अखिल भारतीय जो आवारा पशु है उनको लेकर एक यूनिफॉर्म सिविल पॉलिसी लागू होनी चाहिए थी और आहार निर्दिष्ट क्षेत्र, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया, उस आहार निर्दिष्ट क्षेत्र का भी विकास किया जाना चाहता था। और इन्हीं सब बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था, परंतु सरकार की तरफ से अभी तक इसमें हलफनामा या कोई भी कंप्लायंस की कोई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं गई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा सख्त है और गंभीर है। बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। डॉक्टर के.एस. तोमर भी हमारे साथ हैं। के.एस. तोमर जी, ये पूरा जो मामला हम शुरू से अभी तक देख रहे हैं, लगातार डॉग बाइट जो है वो बढ़ती जा रही हैं और क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, क्योंकि आप एक पशु चिकित्सक हैं, इस पूरे मामले पर क्या हो सकता है? आपका सुझाव भी हम चाहेंगे बिल्कुल। और लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। बहुत सारे लोग जो डॉग्स पालते हैं या जो लोग उनको खाना देते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके लिए भी बहुत एक सिंपैथी रखते हैं। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, इन सारी चीज़ों के बाद इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं और क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहले केवल सरकार यदि करना चाहें तो नहीं कर सकती है। इसमें आम जनता का सहयोग और डॉग लवर्स हैं, इनका सबका सहयोग भी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हमें ये देखना रहेगा कि जो डॉग होते हैं जिनकी ब्रीडेबल एज जो हो जाती है, उससे पहले ही हमें उनका स्टेरिलाइजेशन करना पड़ेगा। तब कहीं जाके उनकी जो पॉपुलेशन जो बहुत बेहताशा बढ़ रही है उस पर कंट्रोल हो सकेगा। और दूसरे, टाइमली उनको वैक्सीनेशन करना रहेगा। यदि हम टाइमली वैक्सीनेशन कर देंगे निश्चित सब जगह, तो जो रेबीज की जो घटनाएं हो रही हैं, जो आज बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है रेबीज के कारण, तो उस पर कुछ रोक लगेगी। जो है आज पर्याप्त मात्रा में जो डॉग हैंडलर्स की भी आवश्यकता पड़ती है कि यदि कोई आवारा डॉग कहीं पे घूम रहा है, उसको आप एकदम जाके पकड़ना चाहें तो नहीं पकड़ सकते हैं। वो समझ जाते हैं और भाग जाते हैं। उनको पकड़ना बहुत कठिन काम होता है। तो पहले तो उनको पकड़ना रहेगा और सही टाइम पे उनको ले जाके उनका उपचार कराना होगा। उनको देखना होगा कि कहीं ये रेबिट तो नहीं है या कोई किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, और यदि हेल्दी है तो उसको टीका लगा के पर्याप्त और उनको क्षेत्र में छोड़ा जाए, तब ही कहीं ये कंट्रोल हो सकती है। आज होता क्या है कि जो डॉग है साल में जो बिच जो 2 बार बच्चे देती है और एक बार में 6 से 7, 8 बच्चे होते हैं, यानी कि साल भर में वो 8-10 गुना बढ़ते हैं। यदि 2 डॉग हैं तो ये मान लीजिए कि साल के बाद जो है वो 20 के लगभग उनकी पॉपुलेशन हो जाएगी। इस गति से वो बढ़ते हैं। तो इसके लिए जब तक आप 100% उनका कैस्ट्रेशन नहीं करेंगे, स्टेरिलाइजेशन नहीं करेंगे, तो निश्चित ही ये संख्या बढ़ती रहेगी और इस पर जो रोक है बहुत कठिन हो जाएगी। और इसके लिए जो इस प्रकार के शेल्टर होम वगैरह बनाने का जो प्रावधान है वो भी होना चाहिए
कि जिससे कि जो बीमार डॉग हैं उनको वहाँ पे रखा जा सके, उनकी देखभाल की जा सके, और जो हेल्दी हैं उनको वापस जिस क्षेत्र से लाए थे वहाँ पे छोड़ दिया है। और दूसरे, आम जनता को भी अवेयर होना पड़ेगा कि कई बार क्या है कि जब वो भूखे रहते हैं, जब उनको कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो निश्चित ही वो एग्रेसिव होते हैं, किसी पे अटैक करते हैं जो है। और जब कई बार लोग उनको इरिटेट भी करते हैं, कहीं कोई पत्थर मार देगा या कुछ करेगा, वो साइकोलॉजी आदमी की बहुत जल्दी वो समझ लेते हैं कि आदमी हमको चाह रहा है या हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, उसी हिसाब से वो बर्ताव करते हैं। तो निश्चित ही एक तो हमें उनके साथ बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, और दूसरे जो प्रक्रिया जो अपनाई जानी है, चाहे वैक्सीनेशन के लिए, कि कोई भी डॉग बिना वैक्सीन के नहीं छूटे जो कि आवारा स्ट्रीट में जो पाए जाते हैं। क्योंकि जो पालतू हैं वो लोग की तो जिम्मेदारी होती है, वो तो सभी लोग इतने सजग होते हैं जो पालते हैं कि वह अपने डॉग को जो टाइम से वैक्सीन कराते हैं। और निश्चित ही लोगों को हमें इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपने घरों में जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको पालें, उनको रखें जो है। यदि लोग सबको उनको पालने लगेंगे तो निश्चित ही जो रोड पे जो आज बहुत बड़ी संख्या में जो दिखते हैं, जो कि कई तरह की घटनाएं होती हैं, लोगों के साथ एक्सीडेंट होते हैं या बाइट होती हैं, तो इसमें निश्चित ही काफ़ी कमी आएगी। तो इसमें मेरा मानना यही है कि आम जनता का, डॉग लवर्स का और जो डिपार्टमेंट है उनका सबका जब तक सहयोग नहीं होगा, सब लोग समन्वित रूप से जब तक कार्य नहीं करेंगे, निश्चित ही इसमें जो कमी जो आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। बिल्कुल ठीक है। पिंकी जी, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ राखी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ पिंकी जी, देखिए दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो शेल्टर होम बनाने की बात की गई, जो हलफनामा मांगा गया है और कहा गया है राज्यों के मुख्य सचिवों को कि आप इस पे हलफनामा दीजिए, प्रॉपर जो चीजें बोली गई थी उस पर कितना काम हुआ है, सारी चीजों को आप फाइल करिए। तो ये तो देखिए एक शासन प्रशासन के स्तर पर जिम्मेदारी हो गई, ये देखना पड़ेगा। वैक्सीनेशन की जहां तक बार बार बात आ रही है, जैसा कि डॉक्टर भी कह रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? भाई आपने कितने डॉग्स लिए हैं, कितनों का वैक्सीनेशन हो गया है, ये भी तो एक रिपोर्ट हमको तैयार रखनी पड़ेगी, तब तो हम आगे बता पाएंगे। तीसरी बड़ी सबसे चीज, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं आप उन्हें पालिए, तो इस तरह की चीजें ही नहीं होंगी। ये उन लोगों की जागरूकता ज्यादा जरूरी है जो स्ट्रीट डॉग्स को खाना देते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि यदि वो पेट लवर हैं और उन्हें खाना देना है या बिस्किट्स देना है, आप दे के चले जाते हैं, लेकिन समटाइम्स आप जब नहीं दे रहे हैं, वो वहीं बैठे, आपने दिया, हो सकता है थोड़ी देर बाद दूसरा कोई वहां से निकला तो वो उन पर अटैक कर दे। तो या तो आप उनको लेकर भी चले जाइए, या फिर इस तरह, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को फिर से, क्योंकि सख्त हुए थे जैसे पहले, आप इन सबको उठाइए, वैक्सीनेशन करिए, जो लोग पाल सकते हैं पालिए, या फिर आप शेल्टर होम में भेजिए। क्योंकि मैम जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा टारगेट हो रहे हैं। अभी रिसेंटली आज की खबर है, 5 साल की एक बच्ची को मतलब आप सोचिए डेथ तक हो जा रही है। तो जिस परिवार के सदस्य का बच्चा जा रहा है, जिनके नवजात को उठा लिया जाता है, डॉग्स उठा ले जाते हैं, इस तरह की बहुत चीजें हमने देखी। उनके परिवार को हमको समझना पड़ेगा, उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। पेट लवर्स का विरोध ठीक है, आप हैं, लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जिनके परिवार का सदस्य जा रहा है। कैसे आप देखती हैं, क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से एडवोकेट साहब ने पूरे प्रोविजंस के बारे में बात की, कंप्लायंस किस तरह से किए जाने हैं और पूरा एक क्या सिस्टम है हायरार्की, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इस चीज को भी अगर हम लोग प्रॉपरली सुने और समझें तो काफी सारी चीजें हमें क्लियर हो सकती हैं। साथ ही में डॉक्टर साहब का भी बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन रहा कि कैसे एक सामाजिक ताना बनाया जाए जिसमें कि हम कुत्तों के साथ सर्वाइव कर पाए, कुत्ते और इंसान दोनों एक साथ मिलके कैसे रह सकते हैं। अब राखी जी, जो आपने प्रॉब्लम बताई, तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या, मतलब मैं थोड़ा सा पहले अपने आसपास का एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मेरी खुद की गली में 4 ऐसे स्ट्रे डॉग्स हैं जिनको आसपास के 8-10 घरों के लोग, इंक्लूडिंग मेरे घर के लोग, हम लोग सभी उन कुत्तों का ध्यान रखते हैं, उन लोगों को खाना देते हैं और दोनों टाइम कुत्ते के बच्चों को, कुत्तों को खाना दिया जाता है। और ये भी हुआ है, हमारे यहाँ पे, इंदौर से हूँ मैं, तो हमारे यहाँ ये भी हुआ है कि वो चारों कुत्ते बारी बारी से कभी कभी पकड़ के ले जाए गए और फिर उनको कुछ वैक्सीनेशन किया गया या उनकी नसबंदी की गई, जो फीमेल डॉग थी उनकी नसबंदी की गई और उनको लाके मेल की भी करते हैं मेरे ख्याल से, हाँ, तो सभी की नसबंदी की गई और कान काटा उनका। तो ये एक निशानी है कि इन कुत्तों की नसबंदी हो चुकी है।
हाँ, तो वो चारों कुत्ते इस तरह से एक एक बार हॉस्पिटल भी जाके आ चुके हैं, साथ में हम लोग उनको खाना भी देते हैं और हम सब उनका ध्यान देते हैं। लेकिन फिर भी राखी जी, इतना हमें प्रेम है उन कुत्तों से, फिर भी मुझे जो बात बुरी लगती है वो ये है कि वो जब भी कोई बाइक निकलती है, जब भी कोई कार निकलती है, जब भी कोई छोटा बच्चा कहीं दूसरी कॉलोनी का आके साइकिल चलाता है, वो चारों कुत्ते उसके पीछे भागते हैं। वो परेशान कर देते हैं उन लोगों को। अननोन उनको दिखा और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। समटाइम्स हम लोगों को घबरा के घर से बाहर निकलना पड़ता है उस व्यक्ति को बचाने के लिए जिसके पीछे ये लोग भाग रहे थे। तो चाहे कितना भी हमें प्रेम हो, ये बात तो आज एक फैक्ट है कि कुत्ते होस्टाइल होते जा रहे हैं। जो एक पहले जानवर हुआ करता था प्यारा सा, मेरे बचपन में मैंने कभी नहीं देखा कि कुत्तों को इतना ज्यादा उन्होंने किसी के ऊपर अटैक किया हो, उन्होंने झुंड बना के लोगों के ऊपर अटैक किए हो। लेकिन अभी क्या हो गया है कि हम सब इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि शायद हम देख नहीं पा रहे हैं कि कुत्तों की जो संख्या है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट जितना सीरियसली इस बारे में बात कर रही है, तो एक अवेयरनेस कहीं ना कहीं सब लोगों के दिमाग में आ रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, अभी पिछली गली में कल परसों ही बात हो रही थी, एक फीमेल डॉग ने बच्चे दिए और वो करीब 10 बच्चे दिए उसने। तो वो 10 बच्चे कैसे हो गए? मतलब आप वैक्सीन भी लगा रहे हो, आप उनकी नसबंदी भी कर रहे हो, फिर वो फीमेल डॉग कैसे रह गई? उसको इतने बच्चे कैसे हो गए? तो वो 10 बच्चों में से चलिए 7-8 तो बेचारे किसी बीमारी से मर जाते हैं, 2-3 बचेंगे, लेकिन वो 2-3 भी तो बच गए ना। अभी तो सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है वो ये है कि बहुत ज्यादा युद्ध स्तर पे आप अभी जो आपके पास कुत्ते हैं उनका कुछ मत बिगाड़िए, आप उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते और चाहिए भी नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमारा एक इकोसिस्टम है, उसमें वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अभी जो कुत्ते हैं हम उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन नसबंदी का जो ये टारगेट है कि हम हर कुत्ते की नसबंदी कर देंगे, गलती से कुछ थोड़े बहुत रह जाएं, वो एक सबसे पहला स्टेप मुझे लगता है कि नसबंदी होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे जैसे जो पेट लवर्स हैं जिनको कुत्ते चाहिए, उन लोगों को एक ही कुत्ते की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और फिर उसको हम हमारे घर के अंदर रखें। हमारा जो बरामदा है उसके अंदर हम रखें, ताकि वो जो सड़क पे अनजान इंसान आ रहा है उसके ऊपर अचानक ये 4 कुत्ते एक साथ हमला करेंगे। राखी जी, तो कई बार ऐसा हुआ है कि बाइक वाले फिसल के गिर गए हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे बहुत जोर से चिल्लाए हैं, चीखे हैं और चीखने के चक्कर में वो किसी गाड़ी से टकराते हुए बच्चे हैं या ऐसे ही गिर गए हैं साइकिल से। तो ये जो घटनाएं हैं ये कहीं ना कहीं बहुत विचलित करने वाली हैं। बट एज ए सोशल वर्कर मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ कुत्तों की साइड लूं या मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानों की साइड लूं। हमें कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है, अचानक से एक दिन हम बोलें कि सारे कुत्तों को शेल्टर होम में डाल देंगे तो वो संभव नहीं हो पाया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को भी रिवर्स जाना पड़ा। तो ये जरूर होना चाहिए कि हम पायदान बनाए कि पहली सीढ़ी ये होगी, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा। और इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है राखी जी। हमारा शहर इंदौर जो है उसमें मैंने शुरुआत देखी है स्वच्छता अभियान की और आज हम करीब 8 साल से पूरे देश में स्वच्छता में नंबर 1 आते चले जा रहे हैं। तो ये आदत डालने की बात है। द मोमेंट आप आदत डालेंगे लोगों में आदत डलेगी और फिर ऐसे एक गली में सिर्फ एक कुत्ता या 2 कुत्ते अगर किसी के पास है तो उसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ झुंड नहीं होने चाहिए। हाँ जी, ठीक है। एक सवाल आपकी चर्चा से, आपकी बातों से आया, मेरे जहन में भी एक बात आई थी। के.एस. तोमर जी, आपसे ही पूछूंगी क्योंकि आप पशु चिकित्सक हैं। सर, ये जो बात हो रही है ना कि खाना भी मिल रहा है, प्रॉपर उनका ध्यान भी रखा जा रहा है, फिर भी कोई कार निकली या कोई बाइक निकली या कोई बच्चा देख लिया छोटा तो भी वो ज्यादा अटैक कर देते हैं, एकदम से झपट जाएंगे कुछ। और ये अमूमन मैंने भी कई बार देखा है, अक्सर सबसे ज्यादा ये चीजें बहुत ज्यादा देखने में आ रही हैं। तो इसके लिए क्या हो सकता है? क्या कोई ऐसी चीज है इसके पीछे कि डॉग्स की ये सारे जो एक्टिविटी है वो क्यों हो जाती हैं? कहीं ना कहीं उसके मन में एक असुरक्षा की भावना आ जाती है। डॉग के मन में ऐसी असुरक्षा की भावना, कभी कोई उसको हिट कर देते हैं, कहीं कुछ होता है या कहीं खाने को नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में वो इरिटेट होते हैं और वो जो है अटैक करते हैं। या कई बार उनको कोई इन्फेक्शन होता है या मान लो कोई घाव है तब भी, या उनकी कोई पसंदीदा चीज़ कहीं पे रखी हुई है, उसको लगता है कि कोई ये उठा लेगा, ये हमारी पसंदीदा चीज़ है, तो तब भी फिर वो अटैक करते हैं, उसको अपनी सुरक्षा में भी करते हैं, इस तरह करते हैं। एक चीज़ के लिए मैं ज़रूर अनुरोध करना चाहूँगा सबसे कि जब भी बाइट होती है तो सबसे पहले जो प्राथमिक मैं के.एस. तोमर जी एक सेकंड के लिए आपसे वापस से आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। तब तक मैं हेमंत जी से एक छोटा सा सवाल लेती हूँ। हेमंत जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? हेमंत जी, फिलहाल अभी जो राज्यों के रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है
और जो हलफनामे की बात की गई है और वापस से जो पैट लवर्स के लिए चीजें कही जा रही हैं, इसके बाद क्या लगता है कि एक अगला स्टेप क्या हो सकता है? क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके भी व्यूज हैं, डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं उनके भी व्यूज हैं, तो इसके बाद अभी हम वेट एंड वॉच किस चीज का करें? वो रिपोर्ट्स यदि मान लीजिए डिले होती हैं या नहीं आई हैं या उस पर काम ही नहीं हुआ होगा तो, क्योंकि शेल्टर होम भी कितने हुए, 5,000 डॉग्स के लिए बोला था, तो ये तो बड़ा सवाल है। देखिए राखी जी, सबसे पहले तो इसमें सरकार की पूरी पूरी जवाबदेही बनती है, और ना सिर्फ इसके अंदर रूलिंग गवर्नमेंट की, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट है, उन सबकी इक्वल लाइबिलिटी बनती है कि इस विषय के ऊपर गंभीरता से स्टेप्स ले। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके की रिपोर्ट उनसे मांग रहा है, वो बहुत कोई ऐसी एक्सेसिव रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट उनसे नहीं मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट उनसे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल रिपोर्ट मांग रहा है कि उन्होंने जो 11 अगस्त का जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, उस 11 अगस्त के निर्णय के बाद में सरकार ने अभी तक इस मामले में स्टेप्स क्या लिए हैं। अब सरकार यदि उन स्टेप्स की रिपोर्ट देने में भी असफल है, तो इसका मतलब सरकार इस मामले में कुछ नहीं करना चाहती, सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है, सरकार इस मामले को लेकर बेहद लापरवाह है। तो सबसे पहले तो सरकार जो जो उसमें सीवीआर पॉलिसीज लागू की गई है और जो यूनिफॉर्म सिविल पॉलिसी लागू करने की बात की है, मेरे विचार से पहला स्टेप ये होना चाहिए कि संपूर्ण राष्ट्र के अंदर इस तरीके से एक यूनिफॉर्म सिविल पॉलिसी लागू होनी चाहिए, जिससे सारी सरकारी उस पॉलिसी के अधीन काम करना शुरू करें। ठीक है, बिल्कुल हेमंत जी। हाँ, केएस तोमर जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि क्योंकि वो इरिटेट होते हैं, इसी वजह से काटते हैं, या ये उनके मन में कोई असुरक्षा की भावना होती है, उन्हें लगता है कि कोई उनकी पसंदीदा चीज़ है उसको ले लेगा, या उन्हें लगता है कोई उसको हिट करेगा, तो इस प्रकार की साइकोलॉजी रहती है। भूखा रहता है, कई बार उसे खाना नहीं मिलता है, तो निश्चित ही वो जो सबसे ज़्यादा आसान शिकार उनको दिखते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उन पर करते हैं, या किसी छोटे पशु होते हैं, या कोई आदमी पे इकट्ठा होकर फिर वो अटैक करती है। तो निश्चित ही उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से हमको करना पड़ेगा कि उनको खाने के लिए भी पर्याप्त मिलना चाहिए और उन्हें कोई हिट ना करे, इस प्रकार का ध्यान देना चाहिए। दूसरे मैं एक अनुरोध करना चाह रहा था कि जब भी कोई बाइट होती है तो सबसे पहले हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रनिंग वाटर से उस घाव को हम पर्याप्त धोएं, और जो कास्टिक वाला जो सोप होते हैं उसको हम उससे साफ़ करें, तो जिससे कि मैक्सिमम जो वायरस जो होते हैं वो उसी समय वो डेड हो जाते हैं। तो ये इससे आगे काफ़ी सुविधा होती है। और दूसरे ये भी हमें ध्यान देना होगा कि यदि बाइट ऐसी होती है जो गर्दन से ऊपर होती है तो ज़्यादा रिस्की होती है। उस स्थिति में कई बार ये हो जाता है कि वैक्सीन लगने के बावजूद भी और रेबीज हो जाती है। तो जब भी ऐसी स्थिति होती है कि सिर पे काटा है, नाक पे काटा है, मुंह पे काटा है, तो हमें जो एंटीबॉडीज़ जो आती हैं उनका यूज करना चाहिए वैक्सीन की जगह पे, तो जिससे कि रेबीज की घटनाएं कम से कम हो, लोगों की जो जान जाती है वो कम से कम जाए। तो ये अवेयर करने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरे कहीं पे भी कई बार ये होता है कि यदि कोई अननोन डॉग इस तरह का कोई हमको, जो डॉग लवर भी जैसे काम करते हैं, या वो वैक्सीनेटेड नहीं है, यदि वो लिक करता है तो ये हमें पता नहीं कि हमारी स्किन में कहाँ पे स्किन ब्रेक है, वहाँ से भी रेबीज हो सकती है, जबकि हमें तो ये लगाया कि हमें तो किसी ने काटा ही नहीं और उसके बाद ऐसी घटना हो गई। तो ये सब चीज़ का भी हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए कि लोगों को ये मालूम रहे कि कब टीका लगवाना है, कितने दिन टीका लगना है, और जब बाइट हो जाती है तो हमें क्या सावधानियां लेनी चाहिए। इस सब बात पे भी हमें बहुत अवेयर करना पड़ेगा, और साथ साथ में उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक भी रहना पड़ेगा। उनको खाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी करनी पड़ेगी कि उन्हें खाने को मिले और लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें। बिल्कुल, चलिए, और बहुत अच्छे सुझाव थे आपके। जाहिर तौर पर लोगों की जागरूकता बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। देखिए आगे इस पर क्या स्टैंड लिया जाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो सख्त है, सख्त पहले भी हुआ था। राज्यों को जो कहा गया है, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को छोड़कर जितने भी राज्य हैं वहां से जितने भी मुख्य सचिव हैं उनसे रिपोर्ट मांगी गई है, और समय पर यदि रिपोर्ट नहीं आती है, हलफनामा नहीं आता, उन्होंने पहले भी कहा कि जितनी चीजें की गई थी उस पर सारी चीजों को क्यों नहीं भेजा गया है, क्यों संज्ञान में नहीं लिया गया। तो ये तो देखिए शासन प्रशासन के स्तर पर चीजों को करना है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त है। रही बात पेट लवर्स की, तो उनके लिए भी एक संदेश है कि आप लोग उन्हें अडॉप्ट कर लीजिए, अपने घर के अंदर रखिए। आप यदि खाना भी देते हैं तो वहां रखिए। इनसे चीजों को कम किया जा सकता है, इस तरह की घटनाएं कम होंगी। और रही बात जो डॉक्टर सर बता रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है उनको कोई घाव है, या वो भूखे हैं, या उनकी कोई ऐसी पसंदीदा, हाथों में हम चीज लेकर पैकेट्स लेकर जाते हैं, बच्चे खास तौर पर, इसलिए वो निशाना बनते हैं। तो इन सारी चीजों की जागरूकता हमें
खुद को भी रखनी पड़ेगी, तभी इन सारी चीजों को रोका जा सकता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।